प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा कई का पाठ दूसरा है दो लघु कथाएं। इस पाठ में दो कथाएं दी गई है जो हमें एक मॉरल लेसन बताती है, संदेश देती है। और इन दो लघु कथाएं को हरि जोशी इन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले हम हमारे लेखक का परिचय करेंगे, ठीक है। तो जन्म हुआ है लेखक का 1943 को खुड़िया मध्य प्रदेश में। सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपको गोयनका सारस्वत सम्मान, वागेश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। उनकी प्रमुख कृतियां पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि है। गद्य संबंधी थोड़ी जानकारी दी है यहाँ पे। यहाँ दो लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम नहीं करने चाहिए। दूसरी लघु कथा में अपने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ये जो कथा है, इस कथा को हम समझते हैं। कथा का नाम है नींव। नींव का मतलब क्या होता है? इमारत बनाने के लिए जो पाया हम रखते हैं उसे नींव कहते हैं, बेस, ठीक है। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था। ठेकेदार यानी जिन्होंने घर तैयार करने का ठेका लिया हुआ है उसे ठेकेदार कहते। भयभीत सा वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। तगारी का मतलब होता है घमेला। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। असंतोष यानी नाराजी। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। तो अधिकारी ने कहा कि ये काम मुझे पसंद नहीं है और तुम काम छोड़ दो। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। सशंकित यानी उसके मन में शंका थी कि अधिकारी आएंगे तो कुछ बोलेंगे, इसलिए उन्होंने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। गर्म हो गए यानी क्रोधित हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाहिए। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था। वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। अपराध यानी गुनाह। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। पाठ पढ़ाना यानी उसको सबक सिखाने का उसने निश्चय कर दिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अभी ये पूरा प्लानिंग करके उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे एकाएक वह उच्च अधिकारी आ गया, यानी उसका भी बॉस आ गया। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। रंगे हाथ पकड़े गए का मतलब है अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना, सबूत सहित पकड़ना। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बुरा काम करेंगे
तो उसका नतीजा बुरा ही आएगा। इसलिए हमें बुरे काम छोड़ देने चाहिए, करने भी नहीं चाहिए और अच्छा काम करने का संकल्प लेना चाहिए। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया और जब हम अच्छा काम करते हैं तो लोग भी उस काम की सराहना करते हैं और सभी जगह उनकी चर्चा होती है कि ये बहुत अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है। तो जैसे ठेकेदार और अधिकारी ने काम किया तो चारों तरफ उनकी ईमानदारी का समाचार फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया और उन्होंने जो अच्छा काम किया उसके लिए उन्हें एक सार्वजनिक समारोह में उनको सम्मानित किया गया। तो प्यारे छात्रों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना चाहिए। जो भी हमारे उच्च आदर्श रहे हैं, जिन्होंने भारत को ऊपर उठाया है, स्वामी विवेकानंद है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है, संत तुकडोजी महाराज है, तो इन सब महान नेताओं ने क्या कहा है कि हमारा जीवन हमें ईमानदारी से जीना चाहिए। और हम भी छात्र है, विद्यार्थी है, हम भी हमारे भारत के आगे जाकर एक जिम्मेदार नागरिक बनने वाले हैं, तो हमें इस कथा से यही सीख लेनी चाहिए कि हमें अपना जीवन ईमानदारी से जीना चाहिए और जो लोग गुनाह करते हैं, भ्रष्ट है, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि उनका वो भ्रष्ट आचरण है वो कैसे पकड़ा जाए। सुंदर कथा है, वो भी हम पढ़ेंगे। उस कथा का नाम क्या है? जीभ का वर्चस्व। जीभ यानी जिह्वा। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। कलुषित यानी अपवित्र, दूषित, खराब विचार। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़ अपनी औकात में रह। हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटा कर कहा। हम कब किटकिटाते हैं? जब हमें गुस्सा आता है। तो दांतों को गुस्सा आया जब जीभ बोली कि ऊपर से तुम एकदम सफेद हो मगर मन से बड़े कपटी हो। तो दांतों को गुस्सा आया और दांतों ने कहा कि हम तुम्हें चबा लेंगे, ऐसा मत तू बोल में हमारे साथ। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया। अब जीभ देखो कैसे नम्रता से बात करती है। दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी है। यहाँ पे देखो ललक शब्द है। ललक का है मतलब लालसा, तीव्र इच्छा। तो जीभ कहती है दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी है, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। तो अब जिह्वा दांतों को बता रही है कि तुम कैसे ललक रखते हो, लालसा रखते हो, इसलिए तुम जल्दी टूट भी जाते हो। सामने वाले ते दांत, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाए। तुम लोग अवसरवादी हो। यार बे, अवसरवादी शब्द का अर्थ है स्वार्थी, मतलबी। जीभ कहती है कि तुम दांत सब मतलबी हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। तो हम सबको मालूम ही है कि जब बुढ़े हो जाते हैं तो सभी दांत गिर जाते हैं। तो इसलिए जीवा कह रही है कि तुम जवान रहते हैं, लोग तभी तक उनका साथ देते हो, बाद में सब पढ़ते हो, तो इसलिए तुम्हें अवसरवादी कहते हैं। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। तो इसी के कारण जिह्वा ने दांत को कहा कि तुम साथ छोड़ देते हो वृद्धावस्था में, इसलिए तुम अवसरवादी हो, यानी स्वार्थी, मतलबी हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। और दांत बोलते हैं, अब अपनी ही फुशारकी कर रहे हैं कि हम तुमसे भी श्रेष्ठ है, हम
कड़े है यानी कड़क है, और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं यानी डर जाते हैं। थर्राते हैं का मतलब डर जाते हैं। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। विवेकपूर्ण यानी समझदारी से। तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने की और झुकाने की क्षमता है। तो जीभ कहती है कि तुम्हारा कार्यक्षेत्र तुम्हारे मुंह के अंदर ही है, इसके बाद तुम्हारा कोई महत्व नहीं है, मगर मेरे वाणी के कारण मैं दुनिया को प्रभावित कर सकती हूँ और झुका भी सकती हूँ। और हम सब जानते हैं कि जो लोग अच्छे बोलते हैं तो समाज को प्रभावित भी करते हैं। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? और दांत कहता है कि हम तुम्हारे चारों ओर है और तुम हमारे घेरे के अंदर हो। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाओ, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। अब जीभ कहती है कि अगर मैंने डॉक्टर को बुलाया, डेंटिस्ट को, जो दांत के डॉक्टर होते हैं उनको डेंटिस्ट कहते हैं, तो दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट, दांत के डॉक्टर को अगर मैं बुला कर लाऊंगी तो तुम्हें पूरे के पूरे सब वो उखाड़ कर फेंक देगा। तो ऐसी चेतावनी देती है जीभ दांतों को, और आपको तो उखाड़ कर फेंकेगी मगर मुझे नहीं फेंकेगी, क्योंकि मेरा काम है, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे यानी अब उनको मालूम हो गया कि जीभा सच बोल रही है, तो वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, वो निरुत्तर हो गए, उनके पास कोई उत्तर ही नहीं था जीभ के प्रश्न को देने के लिए। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। तो देखो कितनी सुंदर पंक्ति यहाँ पे दी है। दांतों को कौन सी पंक्ति याद आ गई? किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। तो इस पंक्ति का अर्थ हम समझते हैं। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि अगर कोई किसी के साथ सख्ती से बात करता है या कड़वेपन से बात करता है, रूखेपन से बात करता है, तो किसी को भी वो पसंद नहीं आता। अगर हम दूसरों के साथ अच्छी बानी बोलती है, प्रेम पूर्वक बोलते हैं, स्नेह से बोलते हैं, तो लोगों को वो पसंद आता है। तो इस पंक्ति का भी मतलब यही है कि इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य है, किसी को भी सख्ती का बयान यानी बेकार बोलना, कड़क बोलना अच्छा लगता नहीं। तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में, और जबान में हड्डी नहीं है, मतलब इसका यह है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और अच्छी बातें बोलनी चाहिए जीवा से, और हमें घमंड की बातें नहीं करनी चाहिए, अहंकार की बातें नहीं करनी चाहिए। इसलिए जीभ को नरम बनाया है कि हमारी जो वाणी है वो भी ऐसी नरम होनी चाहिए। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। जीभ का लोहा मान लिया, ये एक मुहावरा है, और मुहावरे का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठता को स्वीकार करना। और ये जो घमंडी दांत थे उन्होंने अपनी हार मान ली और जीभ का लोहा मान लिया, यानी उन्हें मालूम हो गया कि जीभ जो कह रही है वो सही है और जीभ ही हमारे से श्रेष्ठ है। तो इस भी कथा से बहुत ही सुंदर संदेश दिया है लेखक ने, और वह संदेश क्या है? हमें नम्रता से रहना चाहिए, नम्रता से बात करनी चाहिए, और विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी असं इंग्लिशमध्ये एक वचन आहे। त्यामुळे आपल्याला हे लक्षात ठेवायला हवं की आपल्याला विनम्रच असायचं आहे। विनम्रता ही सबसे श्रेष्ठ अलंकार है। दूसरी लघु कथा में यही समझाया गया है, कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। और लास्ट में इस कथा में क्या हुआ कि दांतों ने जीभ का लोहा मान ही लिया, और जीभ का जो श्रेष्ठ स्थान था वह मान लिया कि सही में जीभ सच बोल रही है। तो इसीलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। यह सीख इस पाठ से हमें लेनी चाहिए। तो प्यारे छात्रों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा।
और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, और मेरी विनती भी है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखा इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभारी।